सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल आपके सम्मुख हिंदी कक्षा लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों संधि। जैसा कि आप देख रहे हैं, संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। जब हम संधि की परिभाषा की बात करते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ संधि होती है। हमने पिछली कक्षा में संधियों का विभाजन देख लिया था कि 3 संधियाँ होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि पढ़ ली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर संधियों में प्रमुख 7 संधियां हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। मुख्यतः हम 5 ही पढ़ा करते हैं, लेकिन हम 7 पढ़ेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में दीर्घ संधि देख ली थी और प्रश्न अभ्यास भी देख लिया था। अब आइए हम गुण संधि की चर्चा करते हैं। गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः, और इसका जो सरल फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। आप शास्त्रीय परिभाषा के चक्कर में तो किताब में रहते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा मिलती है, वो आसानी से याद भी नहीं होती। मैं आपको सरल और ट्रिकी परिभाषा बताता हूँ। देखिए, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, और अ प्लस लरी बराबर अल। ये है, इसे कहते हैं गुण संधि। इन चारों चीज़ों पर आपकी निगाह बराबर बनी रहनी चाहिए। आपकी पैनी नज़रें इन पर जमी रहें कि अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, और अ प्लस लरी बराबर अल। जो पहली बार व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं वो कहेंगे लरी कहाँ से आया। तो ये संस्कृत वर्णमाला का वर्ण है जो कि हमारी हिंदी वर्णमाला से अब हट गया है। लेकिन साथियों, ये जो संधि है ये मुख्यतः संस्कृत व्याकरण का अंश है, तो हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसका अध्ययन अपेक्षित है। तो गुण संधि बस इतनी होती है: आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस लरी बराबर अल। मतलब छोटा अ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी आ जाए तो दोनों के बदले ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों के बदले ओ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद री या दीर्घ री आ जाए तो दोनों के बदले अर आदेश होता है। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद लरी आ जाए तो अल आदेश होता है। ऐसा व्याकरणकार, ऐसा महर्षि पाणिनि ने लिखा है। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे हम एक छोटा सा शब्द लेते हैं, नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र, हमने एक छोटा सा शब्द ले लिया, नर प्लस इंद्र। अब आप पहले से जानते हैं कि प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में ही मेल मिलाप होता है। प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में ही मेल मिलाप होता है। अब देखिए, हमें प्लस के पहले र मिल रहा है, प्लस के बाद ई मिल रही है। तो र में हमें छिपे हुए स्वर को निकालना है। तो र में कौन सा स्वर छिपा है? छोटा अ, र। जब हम बोलेंगे र तो र में छोटा आ छिपा हुआ आता है, हमें दिख नहीं रहा है, बड़ी चालाकी से छिपा है इसमें छोटा आ, इसे हमें ज़बरदस्ती निकाल लेना है। तो हमने छोटा र के आ को निकाल लिया, प्लस के नीचे आपने प्लस लगा दिया, आगे मिल रहा है आपको छोटी ई। नियम के अनुसार अ प्लस ई बराबर ए बनता है। ये व्याकरण का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। हमने लिख दिया ए। अब देखिए, ऊपर से हमने उतारा, ना से कोई छेड़छाड़ नहीं, तो हमने ना के नीचे ना लिख दिया। रा में से स्वर निकल गया तो रा बचा आधा, हलंत लग गया। प्लस के नीचे फिर प्लस लगा दिया। अब इस अ और इस ई के बदले ए आ गया, ए लिख दिया। ऊपर बचा है आधा न और द्रा, ये हमारा शब्द बना। अब इन्हें जोड़ दीजिए, ना के नीचे न। अब देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि र आधा है और रा के बाद स्वर है। तो स्वर की ये विशेषता है कि ये अपने अधूरे व्यंजन को पूरा कर देगा। तो इस ए ने इस रा को पूरा कर दिया। और ये अकेला नहीं है,
इस पर एक मात्रा भी है जो दिख नहीं रही है, तो इसने इस पर मात्रा भी लगा दी और अधन्ना दारा में कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसलिए ये बन गया नरेंद्र। बस आपको ऐसे बना देना है और कुछ नहीं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नर प्लस ईश। अब हमें देखना है प्लस के पहले और बाद के अक्षरों में मिलन होगा। रा में अ छिपा है, हमने आ को बाहर निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस, आगे बड़ी ई बराबर ए, क्योंकि यहाँ चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, यहाँ चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, व्याकरण के नियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा आ और प्लस ई या औ ई बराबर ए होगा, यहाँ ए हो गया। अब देखिए ना को हमने ना के नीचे उतार लिया, रा में से स्वर निकाल लिया तो रा आधा बचा, हलंत लगा दिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया। अब इस आ और इस ई के बदले ए हो गया और श अपने आप बचा है। अब जोड़ दीजिए, ना रा के बाद स्वर है तो इसने पूरा कर दिया इसको, और ए है तो उसने मात्रा भी लगा दी और श बन गया, ये बन गया नरेश। ये आपका प्रमुख शब्द बना। कितना आसान है गुण संधि साथियों, कितनी आसान है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, पर प्लस उपकार। प्लस के पहले रा में आ छिपा है, हमने इसे बाहर निकाल लिया, आगे इसे ओ मिल गया। व्याकरण के नियम के अनुसार आ प्लस ओ बराबर ओ होता है, ओ कर लिया। अब देखिए कि पा में कोई छेड़छाड़ नहीं है तो पा उतार लिया, रा में से आ निकल गया तो रा आधा बचा, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, इस आ और इस ऊ के बदले ओ आदेश हो गया, प्लस पकार ऊपर जो बचा है। अब जोड़ दीजिए, पा रा के बाद ओ है, रा का हलंत हट गया, ऊपर मात्रा भी लग गई, रो और पकार, इस तरह बन गया परोपकार। ये आपका मुख्य शब्द बना। अब देखिए कि कितना आसान है इसे बनाना। एक और शब्द इसी तरह का बनाते हैं हमने बनाया हित प्लस उपदेश, ये लिख दिया। अब प्लस के पहले ता में से आ निकाल लिया हमने, प्लस उ बराबर ओ, फिर हा के नीचे ही, ता आधा हो गया, प्लस ओ और प्लस पदेश, क्या बन गया? हितोपदेश। ऐसे बनता है। कितनी आसानी से आपने बना दिया। तो हमने साथियों देख लिया कि आ प्लस ई बराबर ए नरेंद्र और नरेश, आ प्लस उ बराबर ओ परोपकार और हितोपदेश। अब देखते हैं आ प्लस री से क्या बनता है और आ प्लस ली से क्या बनता है। इसको मैंने जल्दी से मिटा दिया। बहुत आसान है गुण संधि। इसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। आपने वृद्धि संधि में दीर्घ संधि में देखा था कि अक्षर बड़े हो जाते हैं, छोटा छोटा बड़ा, छोटी छोटी बड़ी, छोटा छोटा वो बड़ा वो। यहाँ पर क्या होता है, अ ई ए नया तीसरा बनता है, 3 3 9 गुणात्मक वृद्धि होती है, इसलिए इसे गुण संधि बोलते हैं। अब हम अगला जो शब्द लेते हैं वो लेते हैं अर का। तो महा प्लस ऋषि, गौर से देखिएगा, महा प्लस ऋषि। महा अलग है, ऋषि अलग है। पहले शब्द अलग अलग थे, बाद में संधि कर करके एक बड़े शब्द बने हैं। तो हम अलग अलग स्वतंत्र शब्दों को लेते हैं। महा अलग स्वतंत्र है, ऋषि अलग स्वतंत्र है। अब आप जानते हैं प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मिलन होता है। तो प्लस के पहले हा है, हा पर आ का डंडा चढ़ा है, मतलब इसमें बड़ा आ छिपा है, हमने इसे बाहर निकाल लिया। प्लस के नीचे प्लस लगाना है। अगर आपने प्लस के नीचे प्लस नहीं लगाया तो बनाने में बड़ी असुविधा होगी। आगे क्या मिला, री बराबर क्या बना, व्याकरण के नियम के अनुसार देखिए, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, री हो या दीर्घ री हो, और री बराबर अर होता है, नियमानुसार हो गया अर। अब देखिए माँ के नीचे हमने माँ उतार लिया, हा में से बड़ा आ निकाल लिया तो हा हो गया आधा, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, आ और री के बदले अर हो गया, और ऊपर बचा शी। शी को ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई
बिल्कुल साफ सुथरा है वो। अब जोड़ दीजिए, माँ के नीचे माँ, हा आधा है, आगे स्वर है, अगर स्वर है तो स्वर उसे पूरा कर देगा। तो अ इसमें आके मिल गया, इसका हलंत हट गया, हा पूरा हो गया। अब र बीच में पड़ गया हलंत वाला और शी, ये हमारा रूप बना। अब आप बेहतर जानते हैं कि अगर दो पूर्ण व्यंजन हो, दो पूर्ण व्यंजन हो और बीच में र आधा हो तो बेचारा ये पिस के परेशान थोड़े होना है इसके दोनों के बीच में, इसलिए भाग गया ऊपर, दम घुट रहा था इसका दोनों के बीच में, ऊपर भाग गया, रेफ बना गया, तो बन गया महर्षि। ऐसे ऊपर के रा को रेफ बोलते हैं, रेफ, रे और था, ऊपर के रा को रेफ बोलते हैं। और सामान्य रा को व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। का को ककार, पा को पकार, ना को नकार, धा को धकार, रा को रकार, टा को टकार, इस तरह हमारे व्याकरणाचार्य, व्याकरण के जानकार, वैयाकरण ऐसा कहते हैं। तो आपने देख लिया, महर्षि बन गया। अब एक शब्द और है, सप्तर्षि। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सप्त प्लस ऋषि। देखा आपने, ता में से आ निकाल लिया, आपको री मिल गया बराबर अर, फिर सप ता आधा हो गया प्लस अर प्लस शी। जैसे आपने इसे बनाया था ऐसे आपने सप्तर्षि बना दिया। सप्तर्षि माने सात ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सात ऋषि। आप देखते हैं कि जब आप बाहर रात में आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो वहाँ 7 तारे दिखाई देते हैं जो चारपाई के आकार के होते हैं। 4 तारे चारपाई के आकार के, वो 3 उनके बगल में होते हैं, तो 7 तारे होते हैं। तो एक मान्यता के अनुसार वो 7 ऋषि हैं। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये 7 ऋषि कहलाते हैं। हालांकि इनमें मतभेद है, कई लोग कई कई नाम दिया करते हैं, तो उन्हें सप्तर्षि कहलाते हैं। तो हमने देख लिया आ प्लस री बराबर अर। अब देखते हैं आ प्लस री बराबर अल कैसे होता है। अल बनाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी होगी, और ये बहुत आसान संधि है गुण, इसे कठिन मत समझना। अल के लिए एक प्रमुख शब्द जो मिलता है कि ताव प्लस लिरकार, ये व्याकरण में शब्द मिलता है, तव प्लस लिरकार। अब आपने देखा प्लस के पहले आ है, वा में छिपा है, और लरी है। नियम के अनुसार आप देखें आ प्लस लरी बराबर अल, अल आ गया। अब ता के नीचे ता, वा में से आ निकाल लिया तो वा बच गया आधा, प्लस के नीचे प्लस लगाया, आ प्लस लरी के बदले अल आदेश हो गया, अल, और ऊपर है कार बचा है, कार हमने उतार लिया। अब जोड़ दीजिए, ता के नीचे त, वा आधा है, इधर आ है, तो छोटा आ वा में मिल करके वा को कंप्लीट कर देगा। बचा ला, ला के बाद क्या ला भी कंप्लीट हो जाएगा? इसका हलंत हटेगा कि नहीं? नहीं हटेगा, क्योंकि इसके बाद स्वर नहीं है, व्यंजन है। का में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इसका हलंत हटा दे, ये तो आ में ही सामर्थ्य है। जिसके पास खुद ही कुछ नहीं वो दूसरे को देगा क्या? तो ला हमने हलंत वाला लिख दिया, और कार, ये शब्द बना तवलकार। इसे लिखते हैं तवलकार, ये शब्द बना। तो आपने देखा गुण संधि कितनी आसान है कि आ प्लस ई मिले तो ए हो जाएगा, आ प्लस ऊ मिले तो ओ हो जाएगा, आ प्लस री तो अर, आ प्लस लरी तो अल। बस इतनी सी है गुण संधि, और इसके कुछ गिने चुने हैं। अब आइए हम कुछ आपको शब्द देते हैं जो आप संधि विच्छेद करके हमें दिखाओ। कुछ प्रमुख शब्द अभ्यास के लिए, जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। जैसे संधि विच्छेद करो, उमेश, गणेश, महेश, ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका आप संधि विच्छेद करोगे। रमेश,
गंगोदक, और राजर्षि, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो वो राजर्षि कहलाता है। और तवलकार का एक ही उदाहरण मिलता है। तो इस तरह से आपको 5-6 शब्दों में, और आप अपनी सामान्य हिंदी की जो भी आपके पास पुस्तक है उसे खोलिए और उसमें अभ्यास कीजिए, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक अंग्रेजी की पुरानी कहावत है कि आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप निखरते जाओगे। इसलिए मित्रों अभ्यास करना अति आवश्यक है। तो ये रही गुण संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं और लगे हाथ वृद्धि संधि की चर्चा कर लेते हैं। आप इसे जल्दी से उतार लीजिए इन शब्दों को, जिससे आपको अभ्यास में आसानी हो जाए, और आप अपनी सामान्य हिंदी की जो भी किताब है आपके पास उससे अभ्यास कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना संधियों में परफेक्ट होते जाओगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। गुण संधि के बाद हम जल्दी से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक आपने ट्रिक देखी होगी इसमें कि जब आप दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो उसमें आपको ऐसे तमाम शब्द मिले जो कि बड़ा आ वाले थे, जैसे हिमालय, पुस्तकालय, विद्यालय, गिरीश, कबीश, कपीश, नदीश। मतलब जिन शब्दों में बड़ा की मात्रा होगी, जैसे मैं कुछ आपको शब्द देता हूँ कि हिमालय, जैसे नदीश, जैसे गिरीश, जैसे परोपकार, जैसे सप्तर्षि, जैसे महर्षि, जैसे यथोचित, जैसे गणेश, और जैसे लघोर्मी, जैसे भूर्जा। ये कुछ प्रमुख शब्द हैं। अब आप देखें कि इसमें माप में आ का डंडा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। ये हुई दीर्घ संधि, क्योंकि आ मिलकर बड़ा आ हुआ, ई मिलकर बड़ी ई हुई। तो सामान्यतया बीच में जहाँ बड़ा आ का डंडा मिले, बड़ा आ की मात्रा मिले, बड़ी ई की मात्रा मिले, बड़ा ऊ की मात्रा मिले, वहाँ आप समझ जाना कि यहाँ दीर्घ संधि है। सामान्यतया अपवाद मिल सकते हैं। और गुण संधि में आपने देखा कि चाहे वो गणेश हो, चाहे महेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे परोपकार हो, चाहे सप्तर्षि हो, चाहे महर्षि हो, चाहे यथोचित हो, इसमें आप देखें कि एक मात्रा ऊपर निकली हुई है। एक मात्रा ऊपर निकली हुई है। महेश, सुरेश, परोपकार, यथोचित, चाहे ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, अगर एक मात्रा ऊपर निकली है और ऊपर रेफ है तो आप सामान्यतया समझ जाना कि इसमें गुण संधि है। आप शक कर लेना कि इसमें गुण संधि है, क्योंकि हमें किसी ट्रिक पर डिपेंड नहीं होना है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, विषय की अवधारणा को क्लियर कर लेना है। अगर आप किसी ट्रिक पर डिपेंड हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई अपवाद मिल गया तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए ये एक सामान्य ट्रिक है, लेकिन हमें ट्रिक पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है और अपवाद ज़रूर देखना है। अब मैं इसके अपवादों की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अपवाद हर जगह मिलते हैं। वे जो शब्द सामान्य नियम से हटकर होते हैं, जिन्हें हम सामान्य नियम में सम्मिलित नहीं कर सकते, वो शब्द अपवाद कहलाते हैं। जैसे अक्ष प्लस ओहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी, स्व प्लस ईर, ये भी एक शब्द है, स्व प्लस ईर। और अगला शब्द है प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़। अगला शब्द है सुखेन प्लस रित
और एक शब्द और है दुखेन प्लस रित। ये शब्द हैं जो प्रमुख हैं, अपवाद स्वरूप आते हैं। अब आपने देखा क्या कि अ उ ओ बनता है। नियम यही है कि अ उ ओ, अक्ष का अ उ ओ, अक्ष का हमने अ निकाल लिया, प्लस के नीचे अ उ बराबर ओ, सामान्य नियम से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। ये अपवाद हैं, अपवाद सामान्य नियम का ये अतिक्रमण करते हैं। ये क्या बना, ये बना अक्षौहिणी। अक्षौहिणी ये साथियों एक इकाई होती थी गणना की। जैसे आज हमारी सेना की जो गणना होती लाख में होती, हजार में होती, सैकड़े में होती है। महाभारत काल की ये, महाभारत काल का ये शब्द है अक्षौहिणी। उस समय कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और श्री कृष्ण पांडवों के पास 6 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के पास सेना 6 अक्षौहिणी, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना, ऐसा महाभारत में उल्लेख मिलता है। अब प्राचीन काल में सेना के 4 अंग हुआ करते थे, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो करीब 28,000 कुछ एक इकाई है जो पढ़ने को मिलती है। कुल मिला के लगभग 2,98,000 के आसपास सैनिक एक अक्षौहिणी सेना में होते थे, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल मिला करके। आज 3 तरह की सेनाएं मिलती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो प्राचीन काल में सेना 4 रंगों की होती थी, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इसलिए उसे चतुरंगिणी सेना भी कहते थे। तो जब आजकल की तरह लाखों हजार में गिनती नहीं होती थी तो अक्षौहिणी में गिनती होती थी। अब देखिए स्व प्लस ईर बराबर स्वैर। स्वैर माने जो अपने आप आचरण करे, स्वैर स्वेच्छाचारी, अपने आप, जो किसी से नियंत्रित ना हो। प्र प्लस ऊढ़ बराबर प्रौढ़ है। और सुखेन प्लस रित बराबर सुखार्त, और दुखेन प्लस रित बराबर दुखार्त। ये मित्रों आया। और पिछले टेट एग्जाम में ये आया था सुखार्त, पूछा गया था इसमें कौन सी संधि है, और सबने सुख प्लस अर्थ लगा दिया। सुख प्लस अर्थ बराबर सुखार्त। तो ट्रिक के साथ चले, बड़ा का डंडा मिल गया, सबने सोचा दीर्घ संधि है, सबका गलत हो गया। तो अपवादों से हमें बचकर रहना है। ये गुण संधि के प्रमुख अपवाद हैं और मेरा निवेदन है आपसे कि इन पर जरूर गौर कर लीजिए। ऐसे शब्द जरूर परीक्षा में डाल दिए जाते हैं। तो हमने देखा गुण संधि। अगली कक्षा में मैं आपके लिए स्वर संधि के अंतर्गत जो बची संधियां हैं उन्हें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक निवेदन और कि अगर वीडियो मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।